हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में या उसके कुछ डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था, उसका इक्वेशन पढ़ा था। उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट आया था, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो कांस्टेंट क्या था। जैसा कि वहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो किया, इसके आसपास यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था यानी जो डीबी आया था, उसका जो इक्वेशन था इतना था, एक कांस्टेंट लगाया था यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड आई डी एल साइन थीटा एंड डिवाइड में आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एल एंड पॉइंट पी, ओके, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यहां पर एक कांस्टेंट आया म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है या म्यू क्या होता है? ये होता है परमीएबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? परमीएबिलिटी, यानी कि परमिशन देने की एबिलिटी, क्षमता। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तब एक कांस्टेंट आता है, दैट इज परमीएबिलिटी। जब भी कोई नई चीज बन के निकलती है तो सबसे पहले वो मीडियम के साथ इंटरेक्ट होती है। मीडियम का क्या रोल होता है यहाँ पर? मीडियम का रोल ये होता है कि उसको वो जो चीज बन के निकल रही है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए उसको कितना अलाउ करना है, उसको कितना पास करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, वो डिपेंड करता है मीडियम पर। और मीडियम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एक होती है मैग्नेट की अगर बात की जाए तो परमीएबिलिटी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो परमिटिविटी। तो इन दोनों में हम रिलेशन भी देखेंगे। इसके बाद हम बियॉट एंड सावर्ट का हम एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, उस लॉ को फॉलो करके हम अलग अलग डिफरेंट शेप में डिफरेंट कंडक्टर को लेकर उनके आसपास या उनके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड्स निकालेंगे। तो अभी आप देखिएगा कि परमीएबिलिटी, अगर फ्री स्पेस की बात करूंगा तो म्यू नॉट लग जाएगा, राइट। म्यू नॉट इज द परमीएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। तो मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि परमीएबिलिटी जो कि मीडियम का ही एक पार्ट है, जो कि मैग्नेट के लिए लगता है, लेकिन परमिटिविटी वो भी एक मीडियम का ही पार्ट होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। तो क्या ये दोनों का रिलेशन है आपस में? तो चलिए हम देखते हैं। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बायो-सावर्ट के, है ना। तो हम यहां पर क्या देखेंगे? परमिटिविटी एंड परमीएबिलिटी। देखिए भाई साहब, ये है हमारा मेन टॉपिक अभी का। इसके बाद हम एप्लीकेशंस पर भी जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, परमिटिविटी जो कि एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और परमीएबिलिटी जो कि म्यू नॉट होता है। इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं? चलो इन दोनों की वैल्यूज आप लिख लीजिए पहले। सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज देखना। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। और जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट कितना होता है? ये होता है 4 पाई। बेसिकली देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है 10⁻⁷। तो हमको तो केवल म्यू नॉट चाहिए, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई मल्टीप्लाइड 10⁻⁷। आप चाहो तो 4 इंटू 3.14 लिख दीजिए और यहाँ ऐसा बना लीजिए। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है। दोनों ही एक मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। चाहे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बन के तो ये डिस्टर्ब करेगा उसको, ये उसको अलाउ करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बन के निकलेगा तो ये अलाउ करेगा। और हमने लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि एक स्पेस में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। यानी किसी सोर्स से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकल रही है तो वो मीडियम के साथ इंटरेक्ट होगी और मीडियम के दो मेंबर उनको डिफेक्ट करते हैं वहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन, कुछ देखते हैं कि अगर एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई म्यू नॉट से कर दिया जाए तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई म्यू नॉट जो कि वो रहा 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। 8.854 इंटू 4 इंटू 3.14, इन दोनों को हम नीचे लेके जाते हैं 10⁻+12 इंटू 10⁻+7। अगर आप देखा जाए तो हम इनको जोड़ सकते हैं और ये 19 हो जाएगा, लाइक दिस, सॉरी 10⁻19, ऐसा कुछ होगा जब इनको कैलकुलेट किया गया। अभी मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसका जो फाइनल वैल्यू आ रहा था यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा था, 1 के डिवाइड में 3 इंटू 10⁻8 होल टू द पावर 2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहां देखा जाए तो जो 3 इंटू 10⁸ जो आंसर होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। यानी कि इन दोनों का रिलेशन किससे हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो अगर ये इसमें आ रही है, इसका मतलब इसका रिलेशन है। तो आप इसको 1/c का स्क्वायर लिख सकते हो। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, है ना। थोड़ा सा अगर इसको एक्सटेंड करूं मैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको यहां पहुंचा दीजिए तो c स्क्वायर यहां आ जाएगा डिवाइड में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चाहो तो स्क्वायर हटा दीजिए, रूट लगा दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए
है ना, जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे, वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस इक्वेशन से स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करा दिया था। वहां से डिसाइड ये हुआ था कि जो वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे ये टावर से निकल के आ रही है, किसी भी सोर्स से निकलती है, हमारे मोबाइल के वाईफाई से निकलती है या वाईफाई के राउटर से निकलती है, सारी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सैटेलाइट से आने वाली वेव्स होती है, ये बहुत सारी ऐसी वेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है ना, इंफ्रारेड, सारी वेव्स की स्पीड जब चेक की गई तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रही थी। मैक्सवेल का काम था ये, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन हमको मिलता है कि स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन इस मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक जिसका नाम है परमिएबिलिटी, और वो काम करती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम करती है परमिटिविटी, यानी इन दोनों से रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बाद में इसकी यूनिट को भी देख लेते हैं कि अगर म्यू नॉट की यूनिट निकाली जाए तो कैसे निकालें, है ना। मैंने अभी तक यूनिट की बात नहीं की बच्चों। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट, क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, और वैल्यू तो मैं आपको बता ही चुका हूं वहां साइड से, आप देख लीजिएगा। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर, मुझे तो ये चाहिए। तो यहां पर म्यू नॉट को रख लीजिए, बाकी टर्म्स को इधर पहुंचा दीजिए, यानी dB ऑलरेडी था, यहां पर आर स्क्वायर आ चुका है। आप चाहें तो 4 पाई को इसके मल्टीप्लाई में ले आइए, आई इधर आ जाएगा, dl इधर आ जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो बेसिकली म्यू इज इक्वल टू दिस, right? So mu becomes, या mu naught becomes, not shows the permeability for free space, okay? तो 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी। dB is what, टेस्ला, है ना, dB is magnetic field, तो टेस्ला आएगी। r is the distance, तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड में I is the current, सो एम्पियर, अब इसको कितना लेंगे, एम्पियर लेंगे। dl is the length, सो मीटर, एंड साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। सो म्यू की जो वैल्यू आई है फाइनली हमारे पास टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, सॉरी मीटर से मीटर काट दीजिए तो मीटर ही बचेगा, यानी कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज द फाइनल यूनिट फॉर म्यू नॉट, या म्यू नॉट तो एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आई थी बच्चों, वो वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं। तो वैल्यू वो देखिए यहां से 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू एंड द यूनिट फॉर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कुछ रिलेशन थे। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पर। इसके जो एप्लीकेशंस थे वो हम देखते हैं। चलिए, नाउ एप्लीकेशन ऑफ बियोट-सावर्ट लॉ। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बियोट-सावर्ट लॉ। देखो एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज मिल जाती है उससे हम नई नई चीजें बनाएंगे। जैसे हमने एक तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, वो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट हम अलग अलग तार में लगाएंगे, अलग अलग कंडक्टर में लगाएंगे, दैट इज एप्लीकेशन, राइट। तो हम यहां पर सबसे पहला जो कंडक्टर लेते हैं वो लेंगे एक सर्कुलर कॉइल, और उसके सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बच्चों जो हमारा बेसिक चीज है उसको लेकर चलना है, और वो क्या है, ध्यान देना, मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं कि एक तार रहेगा, ठीक है। इस तार पर आपको स्मॉल एलिमेंट लेना है dl, पहला रूल, स्मॉल एलिमेंट लेना है, और वो पॉइंट, अच्छा स्मॉल एलिमेंट लेने के बाद आपको इस तार के आसपास एक पॉइंट लेना है जिसका नाम रहेगा P पर आपको बतानी मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें करंट ऊपर जा रही है तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, अंदर की तरफ, dB, राइट। इस पॉइंट को उस dl से मिला देना है, अगला स्टेप, और वो डिस्टेंस कितनी दी जाएगी, r, है ना, कितनी दी जाएगी, r दी जाएगी। एंगल इस r और इस dl के बीच में बनेगा, यानी ये रहेगा थीटा। ये कंसेप्ट लेकर हमको चलना है और इसी से एप्लीकेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड आया था dB इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, और अपन में r इसको ध्यान रखना, थीटा किसके बीच का है, dl और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का, ठीक है। I उसमें फ्लो होने वाली करंट, dl स्मॉल एलिमेंट, r क्या है, उस पॉइंट से उस dl तक डिस्टेंस। तो अभी जो हमारा पहला एप्लीकेशन है इसमें हम लेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या नाम रहेगा इसका, करंट, या ऐसा लिखेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब भाई साहब आपने तो अभी एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, अब यहां सर्कुलर हो गया, यानी कि इसी तार को पकड़ो और सर्कल बना दो। तो कैसे सर्कल बनेगा देखना, मैं यहां पर इसका डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, है ना, लाइक दिस। तो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसको मैंने गोल बना दिया ऐसा। ये यहां से करंट एक सिरे से भेजेंगे, दूसरे सिरे पर करंट निकल के आ जाएगी। अब यहां इसमें करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे रहेगी, सर्कुलर। पहले वाले केस में स्ट्रेट वायर था तो साइड में आपने निकाल लिया, अब वायर उसी को हमने सर्कल बना दिया है और इस ए सिरे से बी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दिया। अब
पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप होता है कि स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर करिए। तो मैंने यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लिया, दैट इज डीएल। अगला पॉइंट ये आता है कि डीएल के कारण उसके आसपास एक पॉइंट लीजिए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। कहां निकालना है? एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पर, यानी कि यहां। अब ये अल्टीमेटली मैंने पॉइंट ले लिया, यानी कि इस पॉइंट का नाम रहेगा पी। फिर अगली स्टेप क्या होती है कि पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताया जाएगा? राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना, राइट हैंड कर्ल रूल। तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए और जो फिंगर उस पॉइंट को लोकेट करेगी, देखो पॉइंट पी को, उस पॉइंट पर आपकी फिंगर किधर जा रही है? अंदर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो आपके इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही? आई। तो स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा? आईडीएल। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल सा बन रहा है, यानी कि डीबी बन रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, यानी कि क्रॉस। अब अगर करंट यहां आ जाती है तो यहां तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में अंदर ही जाएगी। देखो ये रखा हमने करंट की डायरेक्शन में थंब को और मेरी फिंगर सेंटर पे अंदर जा रही है। यहां रखूंगा तो भी अंदर जा रही है, यहां रखूंगा तो भी अंदर ही जाएगी, यानी कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी सेंटर पे अंदर की तरफ जाएगी। तो हमको तो पता है कि यहां से लाइन निकली होगी और ऐसे सेंटर की तरफ गई होगी, देखो लाइक दिस, है ना। इधर भी यही हुआ होगा, यही केस हुआ होगा। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, देखो अलग से, कि इसमें एक्चुअली में जो पैटर्न तैयार हो रहा है वो कैसा हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो यहां पर जो लाइंस है ऐसी सेंटर तक पहुंचती बच्चों, ये देखो, ये है ना। यहां क्योंकि करंट इसमें ऊपर की तरफ है, जब करंट नीचे की तरफ होती है तो ये ऐसे हो जाती है, लाइक दिस। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि सारी की सारी लाइंस सेंटर पे ऐसी अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इधर से निकली और ऐसी बीच में अंदर से फिर दूर हो जाएगी, क्योंकि उनको सर्कल कंप्लीट करना है। तो इधर वाले कंडक्टर के लिए इधर सर्कल, अच्छा ऊपर के लिए करंट की डायरेक्शन इधर है, तो ये भी कैसे हो जाएगी? ये ऐसे, देखो। लेकिन सेंटर में इसमें भी क्या हो रहा है? सेंटर में सारी की सारी लाइनें ऐसे गुच्छा का गुच्छा ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हमने ये तो डायरेक्शंस देख ली, सब कुछ हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चलो निकालो। तो रूल क्या है? सबसे पहले मैं जो आपको बताते जा रहा हूँ पॉइंट वाइज, कि इस स्मॉल एलिमेंट को मिला दीजिए, किससे? उस पॉइंट से, ये रहा मिला दिया, उसका नाम दे दीजिए आर। अब एंगल देखिए कि ये डीएल बहुत छोटा सा है, यानी कि एकदम ऐसा सीधा सा है, और पॉइंट आपका पी यहाँ है, इसको मिलाया तो देखो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, यानी थीटा यहाँ पर कितना हो गया है? अकॉर्डिंग टू डायग्राम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है क्या है? स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल, और साइन कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 कितना होता है? 1, यानी कि आप इसको हटा दे, क्योंकि साइन 90 कितना हो चुका है बच्चों? 1 हो चुका है। 1 रखूंगा तो ये इक्वेशन मेरे पास आता है। अब हमको तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई साहब, तो क्या करेंगे? डीएल 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 डीएल, यानी कि इस पूरे सर्कल पर हमको डीएल डीएल लेना है, तो पूरी लेंथ कवर हो जाएगी इसकी जितनी लेंथ है। और सर्कल की लेंथ क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो यहां पर रेडियस कितनी? आर है। तो हम क्या करेंगे? नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू इंटायर सर्कुलर कंडक्टर, है ना। तो कितनी लेंथ है? एल। अगर टोटल यहां पर जोड़ लिया जाए तो वो एल आएगा। तो हम क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट जो है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक सर्कल बना दूंगा ताकि आपको पता चले कि सर्कुलर कॉइल के लिए है मैं, तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड का पता चल जाता है, लाइक दिस। ये देखो, तो यहां पर आपको dB की वैल्यू रखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इंटीग्रेशन सर्कल, और यहां dB की वैल्यू इतनी है भाई साहब, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों उसको बाहर कर लीजिए। तो ये इक्वेशन में देखो, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, इंटू करंट एक बार फ्लो कर दी तो कर दी, एक बार सेंटर की डिस्टेंस तो ले ली, बाद में चेंज नहीं होगा इसलिए वो कांस्टेंट। अंदर क्या बचेगा? ओनली डीएल। डीएल मतलब इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है? डीएल मतलब ऐसे जोड़ते चले जाओ, डीएल डीएल डीएल, तो पूरी लेंथ कवर हो जाएगी, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू डीएल 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 जोड़ के गया तो एल बन गया। एल क्या है? यहां पर एल इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। और कितनी होती है? ये होती है 2 पाई आर। अब रख दीजिए वहां पर। तो B इज इक्वल टू, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो एक आर से तो एक आर गया भाई साहब,
है ना। आप चाहो तो इस 2 से इस 4 को भी कैंसिल कर दीजिए, इस पाई से इस पाई को भी कैंसिल कर दीजिए, बचता क्या है आपके पास म्यू नॉट, वेरी गुड। इधर बच रहा है आई, ठीक है, डिवाइड में 2 बच रहा है एंड आर बच रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ओके, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है बच्चों वो कितना आया है, म्यू नॉट, देखो उधर है म्यू नॉट इंटू आई बाय 2r टेस्ला। ठीक है, अब हमने एक जनरल इक्वेशन यहां पर निकाल लिया कि अगर रेडियस r है और उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो उसके इक्वेशन में ये चीज आती है। अब आप देखेंगे कि r को अगर आप बढ़ाओगे यानी कि अल्टीमेटली आप सर्कल को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप जितना बड़ा सर्कल बनाते जाओगे रेडियस बढ़ती जाएगी, और रेडियस बढ़ेगी तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का असर कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप करंट को सर्कल में बढ़ाते हो, सर्किट में करंट को अगर बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अभी स्मॉल एलिमेंट में 10 चार्जेस थे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 2 आया, अगर मैं करंट बढ़ाता हूं तो स्मॉल एलिमेंट में 10 की जगह 20 चार्जेस आ जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड 4 आ जाएगा। यानी कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हम जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता चला जाएगा। मान लीजिए कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होती तो क्या होता, ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता। कैसे चेंज होता, यहां देखिएगा, है ना, इक्वेशन को चेंज कर देंगे हम कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए 4n टर्न्स, है ना, ऐसे एक बार घुमा दिया और घुमा दिया और घुमा दिया और फाइनल एक तार निकाल लिया और शुरुआत का तार निकाल लिया, ये बन गई कॉइल। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का असर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गई। अगर 1 टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड 10 आ रहा था तो अगर 2 टर्न करोगे तो 20 आएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड अब आएगा म्यू नॉट इंटू एन आई आ जाएगा बच्चों अपन में 2r। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नाउ हम इसके डिफरेंट केसेस भी देखेंगे, है ना, कि अगर हम क्या करेंगे कि इसके सर्कल हमने कंप्लीट नहीं लिया, हमने आधा ही ले लिया, चलो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन आ चुका है बच्चों, है ना, ये बेसिक इक्वेशन है, तो वो कैसे अलग अलग डिफरेंट शेप में कैसे कैसे मॉडिफाई होता है वो देखिएगा। देखना, अगर मान लीजिए केस नंबर 1 है आपका और इस केस में करंट जैसे कि तार में से जा रही थी, ये घूम के ऐसे निकल गई, क्या सर्कल कंप्लीट है, नहीं। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप ये देखो, ये हमने ऐसा किया और इसको मैंने आधा काट दिया, ये करंट इधर और ये करंट ऐसे निकल गई। देखो करंट ने कितना सर्कल बनाया है, आधा, यानी कि सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं। तो अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही होगी जब कंप्लीट सर्किट के कारण होती थी, नहीं, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी। कैसे भाई, सर्कल भी तो आधा हो गया आपका, तो अगर सर्कल आधा हो गया तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वो आधा हो जाएगा, यानी कि जो बी रहेगा वो सेमी सर्कल के कारण इसका आधा हो जाएगा। अगर मैं एन को भी हटा दूं तो ये ऐसा बनेगा म्यू नॉट इंटू आई अपन में 2r तो पहले थी, इसका आधा कर दो, तो बेसिकली ये कितना बनेगा बच्चों, म्यू नॉट इंटू आई अपन में 4r टेस्ला। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी सेमी सर्कल के लिए इतना होगा। केस नंबर 2 देखना, अगर करंट ऐसे आ रही थी, ये रहा आपका सर्कल, इसमें करंट को फ्लो होना था, राइट। अब इसने क्या करा, बहुत ही यूनिक काम किया है कि ये करंट ऐसे ना जाते हुए ऐसे निकल गई, लाइक दिस, यहां से ऐसे आई और ऐसे मुड़ के इधर ऊपर निकल गई, ये लो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये लाइन को ऐसे जाना था लेकिन गई नहीं, ये लाइन को ऐसे जाना था लेकिन नहीं गई, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ना। अब 1/4 आएगा, कैसे 1/4 कैसे, देखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल था हमारे पास कंप्लीट सर्कल के कारण उसका 1/4 कर दो, क्योंकि पार्ट भी तो 1/4 सही है। तो म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड में 2r बाय 4, तो बेसिकली ये जो आंसर आएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड में 8r टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट केस लेते हैं वो क्या है वो भी देखो, कि अगर थोड़ा सा और चेंजेस हो जाए, मान लो कि एक केस हम ऐसा लेते हैं तीसरा वाला, कि करंट ऐसे आ रही थी, है ना, यहाँ पर एक सर्कल है, मान लो एक छोटा सा बना देता हूँ मैं सर्कल, ये एक सर्कल है और यहाँ से ये रहा उसका सेंटर। अब इसमें बहुत कम तार है, इतना, ये ऐसे निकल गया और ये ऐसे निकल गया। सो ये करंट आई और ऐसे निकल के ऐसे चली गई। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कैसे, कि भाई आने वाली करंट और जाने वाली करंट के बीच का एंगल देख लो। तो कैसे देखा जाएगा एंगल, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को भी आगे बढ़ाया, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द करंट्स। ओके, आने वाली करंट और जाने वाली करंट के बीच में एंगल आ गया। अब ये एंगल है थीटा। अब थीटा की वैल्यू को जैसे ही आप मान लो करंट और पास में आ गए तो एंगल बदल जाएगा, दो चली गए तो भी एंगल बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय, सॉरी ये नहीं, आई बाय 2 इंटू आर, ये था। तो इसका जनरल फॉर्मूला इसके साथ थीटा बाय 360 कर दीजिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है,
सब कुछ सेम है, बस मैंने इतना एक अलग टर्म ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना। ये कैसा डिराइव हुआ वो उस पर हम नहीं जाएंगे कि वो हमारे पार्ट नहीं है। तो थीटा की वैल्यू रख दो, जो भी थीटा आएगा उसको 360 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप यहां पर देख सकते हो, देखो ये करंट इधर आई और इधर चली गई, कितने डिग्री पर बेंड हुई, 90 डिग्री पर। यानी कि यहां 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 रख के देखो, तो थीटा यहां अगर मैं 90 रखूंगा यानी कि म्यू नॉट बाय 2r इंटू आई, 90 बाय 360, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, यानी कि नीचे कितना है 4, 4 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे 2 में, तो ये म्यू नॉट बाय 8r आ जाएगा। क्या यही आंसर आ रहा था, देखो। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा बच्चों, केस नंबर 4, इसमें क्या करना है कि हमारे पास ऐसा सर्कल था लेकिन पूरे सर्कल में करंट घूमी ही नहीं, वो ऐसे आई और ऐसी थोड़ी सी बैंड हुई और ऐसे निकल गई, यानी कि ये नहीं है। अब क्या होगा, अब तो करंट आने वाली ने देखो जाने वाली के साथ कितना एंगल बना है, 0 डिग्री है। अब आप यहाँ 0 रखोगे तो आप तो बोल दोगे सर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्या 0 होगा, नहीं। तो इसमें क्या करना है, इस वाले केस में आपको यहां से एक लाइन खींचिए, यहां से खींचिए, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 रख दो, वही आना है आपका आंसर जो इस वाले केस में आया था। तो ये तार चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, बना तो उतनी ही आर्क रहा ना दोनों ही केस में, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आया। यानी कि यहां पर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को कुछ नहीं कर पा रही इस सेंटर पे, डायरेक्ट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा थी इस आर्क के कारण, तो आर्क जो यहां पर है वही यहां पर, इसलिए आपका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है। इसका हम अगला थोड़ा सा और एप्लीकेशन देखते हैं, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, चलिए देखना। तो इसके बाद का जो हमारा एप्लीकेशन है वो ऐसे ही करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का ही है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड जो निकालने की पोजीशन थी वो चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, वो पोजीशन क्या है, तो जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने एक इस तरह से एक सर्कल बना रखा है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे आपको। देखिए ये एक सर्कुलर कॉइल है, अभी वाले केस में सर्कुलर कॉइल ऐसी रखी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ सेंटर पे बताया आपको। अब यही कॉइल, सेम कॉइल अब ऐसे रखी जाएगी लाइक दिस। अब ये बोर्ड पे ऐसा बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो 3D हो जाएगा और 3D में बना नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया आपके लिए। तो ये कॉइल अब आपके सामने ऐसे दिखेगी बच्चों, यानी कि इसके दो सिरे जुड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे आपको अभी सर्कल बताना है इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया। वैसे ही है जैसे यहाँ वाले केस में थे, ऐसे दो एंड ऐसे रहेंगे लाइक दिस, लेकिन अभी ये ऐसे थी, है ना, अब ये ऐसे हो जाएगी तो आपको ऐसे दिखेगी। बोर्ड पे अगर मुझे इसको बनाना होगा तो ऐसे दिखेगी लाइक दिस, ये है ना, एक ये दिखेगी ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन दिखेगी ऐसा। तो इसका एक्सिस मतलब इसके सेंटर से कोई लाइन खींच दीजिए लाइक दिस, ये देखो ये इसका एक्सिस हो गया। तो करंट इसमें जाएगा, लेकिन पॉइंट मुझे यहां लेना है एक्सिस पर। ये जो लाइन है ना सेंटर में से जो जा रही है, इसको क्या कहा जाएगा, एक्सिस। तो मुझे पॉइंट यहां लेना है मेरे इस फिंगर के पास, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जबकि अभी आपने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड यहां देखा था सेंटर में, अब यहां नहीं है। ये अगर एक्सिस है तो पॉइंट यहां लिया जाएगा, यहां पर इसमें करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या डलेगा, हम क्या लिखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो सर्कुलर कॉइल के कारण भी। दूसरा वाला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस। देखो वहां पर क्या था, एट इट्स सेंटर, यहां पर क्या हो चुका है, एट इट्स एक्सिस। तो चलो मैं यहां पे बना देता हूं इस सर्कल को, है ना। देखो ये ऐसे कुछ दिखेगा बच्चों, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना। ये ऐसे कुछ तार आपको दिखेगा, ये बिल्कुल सर्कल नहीं होगा, इसमें यहां से कुछ करंट ऐसे जाएगा, लेकिन हम इसको अभी ऐसे नहीं बताएंगे, हम सीधा सर्कल बना देंगे पूरा। इसकी जो रेडियस है ये सेंटर तक, वो कितनी है, ए मान लेता हूं, है ना, मैं आपको बताते भी चलता हूं। तो ये जो रेडियस है यहां से लगा के, देखो ये यहां से लगा के यहां तक सेंटर तक की जो रेडियस, ये पॉइंट है आपका ओ, ये रहा ओ, है ना, और ये है रेडियस जो कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा आपको। इसकी एक्सिस कहां है, तो एक्सिस इस सेंटर से पॉइंट खींच दीजिए ऐसा, ये ऐसा, यानी कि ये जो लाइन रहेगी ये किसको शो करेगी, एक्सिस को। देखो एक्सिस पर एक पॉइंट लीजिए P और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ये ऐसा है बच्चों, ध्यान देना, ऐसा देख लो, ऐसा रखा हुआ है, तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब रूल क्या कहता है, रूल तो यही कहता है ना भाई साहब कि जो आपने अभी स्टेप वाइज स्टेप किया था वैसा यहां पर भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, तो करिए। चलो इसमें हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया ऊपर, यहां पर इतनी सी जगह में, और ऊपर जो करंट है वो करंट बाहर की तरफ आ रही है ऊपर वाली डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ जो आई की डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ है। तो अगर यहां पर बाहर की तरफ है तो इसमें आप समझ लीजिए कैसा होगा। ये देखो ये ऐसा रखा हुआ है, ये है एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे टैप लगा रखा है, दैट इज एलिमेंट। उसके जस्ट सामने एक और एलिमेंट है, दो एलिमेंट लेना है आपको। तो ये ऐसा रखा हुआ है, तो इस एलिमेंट में से करंट मेरी तरफ आ रही है, यानी कि ऐसे मेरी तरफ आएगी, और नीचे वाले एलिमेंट में से करंट
बोर्ड के अंदर चली जाएगी। तो यहां पर करंट अंदर की तरफ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया क्रॉस। समझ में आ गया ना? तो ये वाला जो पार्ट आपके सामने ये दिख रहा है, ये एक तो पीछे वाला हिस्सा, सामने वाले पार्ट में करंट डाउनवर्ड है और पीछे वाले करंट में इसमें करंट अपवर्ड है। तो ये बात आपको इतनी यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर देख लीजिए बच्चों, ये स्मॉल एलिमेंट है जिसका नाम हम रखते हैं DL। याद आया? उस DL को उस पॉइंट से मिलाया जाता है, बिल्कुल मिलाया जाता है सर, ये लो। और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो R दी जाती है। कितनी दी जाती है? R। ये लो R, है ना? तो अगर यहां पर भी आपने एक DL कंसीडर किया है तो इसको मिलाओ, कोई दिक्कत है क्या? ये लो, इसको मिला दो। ये भी कितना होगा? R ही होगा भाई, सेम ही है तो, है ना? तो ये इस तरह से हम इसके कुछ कंसिडरेशन करते हैं। अब आगे देखिएगा, ये यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये x ले लो। सेंटर से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। अब तीसरी चीज जो होती थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे हमने बता दिया था कि बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के बाहर है, कैसे क्या क्रॉस लगाना है, डॉट लगाना। अब यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो इसके लिए आपको राइट हैंड पाम रूल का यूज करना पड़ेगा। ध्यान देना, पाम रूल कैसे यूज करते हैं। इसको रखना है आपको करंट की डायरेक्शन में, फिंगर सारी के सारी उस पॉइंट को लोकेट करेगी और उस पाम पर 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और वो जो परपेंडिकुलर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। अब सुनो, ये अपर एलिमेंट, इस अपर एलिमेंट में करंट बाहर आ रही है, देखो। तो थंब को कैसे रखूं? करंट की डायरेक्शन में। अब ये फिंगर उस पॉइंट को लोकेट करेगी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये रहा। अब क्या ये पॉइंट एकदम यहां है? नहीं, पॉइंट थोड़ा नीचे है, तो मुझे अपने हाथ को भी नीचे करना पड़ा, नीचे, ये इस पॉइंट पर। और अगर मैंने अपने हाथ को ऐसा नीचे कर दिया है तो यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो आपके हाथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी, लाइक दिस, इस तरफ। ये लो, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली नीचे वाले एलिमेंट को देखो, इसमें करंट अंदर की तरफ है बच्चों, अंदर की तरफ। तो थंब को रखा अंदर और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जानी चाहिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। क्या आपका पॉइंट यहां है? नहीं, ऊपर है। तो आपके हाथ को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ा, ये ऐसे कर दिया मैंने। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक दिस, दैट इज DB। हो गया? अब ये एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई पैसा थोड़ा लग रहा है हमको। अब बात यह आती है कि उस लाइन, जो लाइन उस DL को उस पॉइंट से मिलाती है P से, उनके बीच में एंगल कितना है? तो भाई साहब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो एंगल बताने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो ये ऐसा एलिमेंट है DL और ये रही ये वाली लाइन। तो एंगल आपको DL और R के बीच में देखना है, DL और R के बीच में। तो अगर आप देख रहे हो ये रहा DL, ये, और ये रही R का। अब सोचो, अगर ये लाइन ऊपर हो, नीचे हो, ऐसे हो जाए, तो भी आपको एंगल इनके बीच में 90 डिग्री ही दिखेगा। देखो ये चाहे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए, आप एलिमेंट के साथ देखो 90 डिग्री का एंगल देख पा रहे होंगे। यानी कि यहां एलिमेंट और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक केस तो आ गया हमारे पास। यहां पर जो एंगल बन रहा है, एलिमेंट जो कि ये रहा, देखो ये एलिमेंट और उस लाइन के बीच में, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। मैंने एक्सिस के साथ नहीं गिना है, ध्यान देना एक चीज पर, एक्सिस के साथ नहीं गिना है बच्चों। एक्सिस तो ये है, ऐसी एक्सिस है ये, इसका जो रेडियस, तो रेडियस के साथ ये एंगल कम ज्यादा हो सकता है। देखो ये ऐसे, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये रेडियस अगर है तो ये कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन एलिमेंट के साथ 90, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमको तो एलिमेंट वाला चाहिए 90, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं। तो यहां देखना, हमारा बेसिक इक्वेशन क्या कहता है? DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा कितना है? 90, क्योंकि थीटा अभी हमने जस्ट कितना निकाला है? 90 डिग्री। तो ये जो इक्वेशन है ऐसे कुछ बन जाएगी और थीटा 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन 90 1। तो ये इक्वेशन आपकी थोड़ी सी कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। तो जैसा डायग्राम उसके हिसाब से इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज देखो, अगर ये a है, ये x है, तो यहाँ पे r को मैं कितना निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये भी उतनी निकलेगी बच्चों, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब हम थोड़ा सा लॉजिकली बात करेंगे कि ये DB इधर जा रही, यानी इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो अगर मैं इस पे और एलिमेंट ले लेता, तो मैंने आमने सामने क्यों लिया इसका रीजन भी दूंगा। एक एलिमेंट यहां होता और एक एलिमेंट यहां होता, तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड एक इधर चला जाता, एक बोर्ड के अंदर उधर चला जाता तिरछा। तो सोचो, हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको सब अलग अलग डायरेक्शन में मिल रहा है, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो हम यहां पे निकालेंगे रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या क्या करता हूं वो देखो। तो मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसा परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा कन्वीनियंट के हिसाब से, है ना? तो मैंने कहा कि इस DB ने इसके साथ कुछ एंगल बना रखा है, दैट इज फाई। अब फाई ने अगर यहां एंगल बनाया तो ऊपर कंपोनेंट कौन जाएगा? D फाई, राइट? सॉरी DB कौन सा कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनता है वो cos फाई होता है।
तो इसका साइन फाई किधर जा रहा होगा, इधर इस तरफ, ये रहा परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा डी बी साइन फाई। देखो सिमिलरली इसने भी तो सेम एंगल बनाया फाई, तो इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट है डी बी कॉस फाई इधर चला जाएगा और इसका डी बी साइन फाई इधर चला जाएगा। देखो यानी कि मैं जितने भी एलिमेंट लूंगा ना, सबके डी बी साइन फाई इधर जाएंगे सबके, और सबके डी बी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डी बी कॉस फाई ऊपर जा रहा है, डी बी कॉस फाई नीचे जा रहा है, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दे विल कैंसिल आउट। दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। यानी कि इस पॉइंट पर एक डी बी कॉस फाई ऊपर, एक डी बी कॉस फाई नीचे, कैंसिल। एक डी बी कॉस फाई आपके पास उधर, एक डी बी कॉस फाई मेरी तरफ, इसने भी कैंसिल। इसके आसपास जितने भी डी बी कॉस फाई बनेंगे सब आमने सामने होने की वजह से दे विल कैंसिल्ड आउट टोटली। तो बचता क्या है, ये dB sin phi gives the resultant magnetic field at the center, sorry, at the axis of the current carrying circular coil। तो हमने यहां पर एक चीज देखी, यहां पर dB cos phi of every small element will cancel out due to same magnitude but opposite in direction। देख लो भाई साहब, तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। बट एक चीज होगी, बट ऑल dB sin phi give the direction, sorry, gives the resultant magnetic field at point P due to all small elements। बच्चों आया आपको समझ में? तो सारे के सारे dB cos phi कैंसल्ड हो जाएंगे, dB sin phi ही हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब एक एलिमेंट के कारण एक dB sin phi जाएगा, दो के कारण दो जाएंगे, तीन के कारण तीन जाएंगे, इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स के dB sin phi को जोड़ लेंगे, और जोड़ने की मेथड होती है इंटीग्रेशन। तो चलो इसके बाद नाउ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल हमको कौन दे रहा है? हमको दे रहा है dB sin phi दे रहा है। ये लो, ये इक्वेशन आ गई 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से dB की वैल्यू रख दो भाई साहब, रखो यहां। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, और सर्कुलर कॉइल इसलिए ऐसा आप लगा सकते हो। तो dB की वैल्यू वहां से रखो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL बाय R स्क्वायर इंटू साइन फाई कितना होगा? साइन फाई आप निकाल लीजिए बच्चों। कैसे निकालोगे? देखो यहां पर ट्राइंगल देखना, ये ऐसा बन रहा है लाइक दिस। अब फाई यानी कि साइन के पास में, साइन फंक्शन के पास जो एंगल बन रहा है फाई, उसका थोड़ा सा हम कैलकुलेशन देखते हैं। ध्यान देना, मैं एंगल बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर ये वाली लाइन पर, ये वाली लाइन बिल्कुल 90 डिग्री है। ध्यान देना, इस वाली लाइन पर ऐसी, और ये 90 डिग्री है। देखो उसमें से इतना एंगल कितना है? फाई है। तो जो बचा हुआ एंगल होगा, ये वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 में से फाई को कम कर लो, तो ये बचेगा 90 माइनस फाई, है ना। अब इस वाली लाइन पर, ये वाली लाइन पर, ये वाली लाइन कितना बना रही है? 90। अब उस 90 में से इतना एंगल कितना है? 90 माइनस फाई, तो बचेगा वो कितना हो जाएगा? दैट इज फाई ओनली। नीचे भी सेम, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अब आप ट्राइंगल देख सकते हो, यहां अगर फाई बन गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर जो कि कितना है? A है। ये हो गया बेस जो कि कितना है? X है। और ये कितना है? R है। और R की वैल्यू मैंने वहां पे निकाल रखी है, जो कि कितनी है? आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो फाई परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, साइन फाई निकाल लो यहां से। तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर जो कि A है, अपन हाइपोटेनियस जो कि ये रहा, दिस इज साइन फाई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना है? A डिवाइड में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसको और सिंप्लीफाई करना है, कांस्टेंट टर्म को अलग कर दीजिए। मैं यहाँ पे डायग्राम इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आगे आप देखते चलिए, है ना। बहुत आसान है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, देखो बाय 4 पाई बाहर आ गया भाई साहब, ठीक। आई फिक्स्ड है, वो भी बाहर आ गया। आर स्क्वायर भी फिक्स्ड है। एक काम करो, आर स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिख सकता, बोलो? आर इज इक्वल टू दिस, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा, यानी कितना बचेगा? केवल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, है ना। समझ में आया? स्क्वायर करो, यानी कि ये रूट हटा के इधर लगा दो, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट रख दिया इसकी जगह, इनटू ए डिवाइड में कितना बचेगा बच्चों? बाहर यहां पर देखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर बचता है डीएल। देखो अंदर क्या बच रहा है? डीएल। डीएल क्यों आ रहा है? क्योंकि डीएल वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए बाहर आ गया। तो डीएल 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 करके इस पूरे सर्कुलर लूप को कंप्लीट कर लो। डीएल
डीएल डीएल डीएल डीएल करते करते इस वायर को पूरा जोड़ लिया मैंने। कितनी सरकमफेरेंस हो जाएगी इसकी? 2 पाई ए, बिकॉज ए इज द रेडियस, है ना। तो इसलिए इसकी जो पूरी सरकमफेरेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई ए। तो यहां पर देखिएगा ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू ए, और डिवाइड में देखो इसकी पावर 1 है, उसकी पावर हाफ है, तो ये टोटल पावर कितनी हो जाएगी? ए की ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक और आधी, डेढ़ को कैसे लिखेंगे? 3/2। यहां पर इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा, और एल बेसिकली क्या है? सरकमफेरेंस है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए और ए मिलके कितना हो गया? ए स्क्वायर, यानी ये 4 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइड में आप चाहें तो यहाँ 2 पाई लिख लो, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, तो B इतना आया बच्चों। तो B इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको और करके लिखना चाहूं तो ये 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो B जो आएगा म्यू नॉट, देखो यहां बचेगा 2 इंटू आई ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, बचता क्या यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो इसमें भी अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स कर दें तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4n टर्न्स, कितने किसके लिए? n टर्न्स के लिए, कैपिटल ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई ए स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये इस तरह से हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, राइट। इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है। दिस इज, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम। देखो कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, मैं यहाँ ऊपर ही बताता हूँ आपको। देखो बहुत ही शानदार इक्वेशन मॉडिफाई होगी, आप खुद देखिएगा, है ना। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन आया है, अगर मैं ये कैंसिल ना करूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आता था वो ये है कि म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, अगर n टर्न्स है तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। n है, i है, और a स्क्वायर है, और इधर 2 पाई भी है ना। हमने क्या लिया था? ठीक है, सरकमफेरेंस लेने से a जो है स्क्वायर हो चुका है, और ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब बच्चों एक चीज़ बताऊंगे, ये जो सर्कल है, जो अभी हमने इस सर्कल को यूज़ किया है, इस सर्कल का कुछ एरिया होगा। हाँ, अगर इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट? रेडियस, लेकिन यहाँ की रेडियस a है, तो पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो यहां देखो क्या है आपके पास ऐसा कुछ रिलेशन जो एरिया दे सके? बिल्कुल है, देखो मैं आपको बताता हूं। एन आई और 2 इंटू पाई ए स्क्वायर, देख लीजिए, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका जो एरिया होगा वो इतना होगा, है ना। तो कितना होगा? अगर मैं इसकी जगह ए रख दूंगा कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा। यानी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एन आई ए, और इंटू में कौन है? 2। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी इक्वेशन है आपका इन टर्म्स ऑफ एरिया। लेकिन अगर इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दूं तो ये इक्वेशन थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाती है, एंड ये ऐसी हो जाएगी 2 पाई, राइट। 2 पाई इंटू एन आई ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टेस्ला। सो दिस इज द इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से भी ये इक्वेशन हो सकती है, इस तरह से भी हम इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक ही फॉर्मेट लेकर चलेंगे, हम बहुत सारे इसमें हम फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखना बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताता हूं, है ना। किस किस चीज में कंपैरिजन मैं आपको बताता हूं। जैसे सोचो, ये पॉइंट को अगर खिसका के मैं इस सेंटर पे ले आता तो क्या पहला वाला केस आ जाता? जो हमने पहला वाला केस पढ़ा हुआ है, तो वो पहला वाला इक्वेशन आ जाना चाहिए। अगर यहां से आप उठ के यहां आते तो x कितना हो जाएगा? 0। तो वो जो इक्वेशन आया उसमें x 0 रख दो, आपका आंसर वैसा ही आएगा जैसे पिछले वाले केस में आया था। x का 0 रख के देखो ये वाली इक्वेशन में रखो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू एन आई ए डिवाइड में इसको x को 0 रख दो बच्चों। तो x को 0 रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, x 0 हो गया, इस पूरे की पावर आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब बचता है। कितना बचता है? a क्यूब। अब a क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल। इसको कैसे लिख सकता हूँ? पाई a स्क्वायर। देखो ये 2 से ये इसमें से कैंसिल हो गया, अब पाई को आप यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, और ये कितना बचेगा? म्यू नॉट बाय 2 इंटू यहाँ a बचता है, a रेडियस है, जबकि वहाँ हमने r ले रखा था, तो r ले लो, बचेगा क्या? एन आई। क्या यही मैग्नेटिक फील्ड आया था? बिल्कुल यही आया था, मिला लीजिए अगर आपको यकीन नहीं आ रहा था, है ना। तो इस तरह से हम इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि नई टर्म अगर इस इक्वेशन में आई है तो वो है इस पॉइंट से डिस्टेंस आ गई, यानी x आया, तो देखो इसमें x आ भी रहा है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखो, देखना मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। एक डाइपोल था, ठीक है, एक डाइपोल के कारण देखो कंपैरिजन, ठीक है।
कंपैरिजन क्या है कि एक डाइपोल था माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, कितना आया था ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। यही था ना। चलो आगे देखना, ये पहला केस था। दूसरा केस जो अभी हमारे पास आया है, एक सर्कुलर कॉइल के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है बच्चों, यानी कि B जो आया है वो आया है μ0/4 पाई इंटू, अगर देखा जाए यहां देखो इस इक्वेशन को 2, ये रहा 2 NIA, और अगर ये पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करें तो आप वैसा ही लिख सकते हो इसको a⁻3। कैसे? x को अगर बहुत हमने अगर उसको बढ़ा दिया तो इस केस में a जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, स्पेशल केस में हमने पढ़ा हुआ है, तो उस केस में यहां पर a हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा x, इतना बचता है। ये है टेस्ला, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों इस दोनों में कंपैरिजन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट 2 r³ x³, डिस्टेंसेस अलग अलग नाम से ले रखी, नो प्रॉब्लम। बचता क्या है? p, यानी कि ये जो p था ये कितना था? 12 × q, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां क्या बच रहा है? तो सोचो अगर ये डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इसका नाम क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये भी डाइपोल है लेकिन कौन सा? मैग्नेटिक डाइपोल, और इसका नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, बच्चों ये कंपैरिजन से निकाला गया है, ऐसे कोई इक्वेशन नहीं आ रहा था डाइपोल के लिए, इसलिए उन्होंने कंपैरिजन करके ये डाइपोल की इक्वेशन हमें बताई है। यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना आएगा, यहां पर देख लीजिए, यहां आ रहा है NIA। जब भी आपको इस तरह से दिख जाए तो समझ लीजिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बच्चों। गॉट इट? सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। ये एक डाइपोल और आएगा, वो बार मैग्नेट की टर्म में आएगा, वो हम जब भी पढ़ेंगे तब वहां पर उसका डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए, हमने सर्कुलर कॉइल के कारण दो उसके एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप से पढ़े हैं। एक सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, एक उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। उसके बाद में हमने दोनों इक्वेशन को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को कंपेयर किया। कंपेरिजन करने से हमको यहाँ पे डाइपोल मिल रहा था, तो जो बचता है यहाँ पर ये भी डाइपोल ही होगा। तो यहां पर करंट देखो, इस वाले डाइपोल में कौन आ रहा है? करंट आ रहा है ना। इस वाले डाइपोल में कौन है? चार्ज, क्योंकि यहां पर चार्ज था सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का, यहां पे सोर्स कौन है? ये रहा, करंट है सोर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाने का, यानी कि सोर्स के बिना डाइपोल नहीं बनता है। तो इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो हमने आज बायोट एंड सेवर्ट का एक एप्लीकेशन पढ़ा है सर्कुलर कॉइल के लिए। इसके अगले लेक्चर में हम और भी इसके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, जो कि एक लॉन्ग इन्फिनिटी वायर होगा, उससे हम फाइनाइट वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड उसके नियर निकाल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको नए अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। हैव अ गुड डे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।